धन्यवाद। मैं दिल्ली की जनता का हृदय से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे 12 वर्ष तक उनकी सेवा करने का और बच्चों के भविष्य संवारने का अवसर दिया। अगर शिक्षा प्रणाली में सुधार करना है तो राजनीति ही उसका जरिया है, इसलिए मैंने अपना जीवन शिक्षा को समर्पित किया है और आगे भी इसके लिए काम करता रहूंगा। जय हिंद। पप्पू यादव ने पीएम मोदी की भी कर दी भविष्यवाणी। पप्पू यादव ने पोस्ट कर कहा, 2013 में केजरीवाल आए, देश में बीजेपी को लाए, अब केजरीवाल जी जा रहे हैं, मोदी जी को लेकर जाएंगे। कांग्रेस को ऐसे विचारधारा विहीन ब्लैकमेलर क्षत्रिय दलों के आगे नहीं झुकना चाहिए। अपने अस्तित्व की कीमत पर कोई समझौता नहीं करना चाहिए। कांग्रेस का विस्तार हो, कांग्रेस ही परिवर्तन लाएगी। 10 साल में कितने अमीर हुए अरविंद केजरीवाल। राजनीति में कदम रखने के पहले अरविंद केजरीवाल भारतीय राजस्व सेवा में अधिकारी थे। आईआईटी खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग अरविंद केजरीवाल ने साल 2012 में आम आदमी पार्टी के नाम से राजनीतिक दल बनाया और वे इस पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं। 2025 के चुनावी हलफनामे के मुताबिक उनकी कुल अचल संपत्ति 1.73 करोड़ रुपए है। चुनावी हलफनामे के अनुसार अरविंद केजरीवाल के पास चल संपत्ति 3.46 लाख रुपए और अचल संपत्ति 1.70 करोड़ रुपए है। अगर कैश की बात करें तो केजरीवाल के पास नगद 50,000 रुपए और उनके अलग अलग बैंक खातों में कुल 2.96 लाख रुपए जमा है। हालांकि उनके नाम पर कोई घर और कार नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने साल 2015 में चुनाव आयोग को जो हलफनामा दिया था उसमें अपनी संपत्ति की कीमत 2.1 करोड़ बताई थी। हालांकि 2020 में उनकी यह संपत्ति बढ़कर 3.44 करोड़ हो गई थी। यानी 5 साल सीएम रहने के बाद केजरीवाल की कुल आय में 1 करोड़ 30 लाख का इजाफा हुआ है। आज केजरीवाल की हार पर भावुक हुए अन्ना हजारे। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने कहा, मैं लंबे समय से कहता रहा हूं कि चुनाव लड़ते समय उम्मीदवार का आचार विचार और चरित्र शुद्ध होना चाहिए। ये शराब में लिप्त रहे, इनकी छवि खराब रही, इस वजह से इन्हें कम वोट मिले हैं। अन्ना हजारे ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी को शराब नीति और पैसे पर ध्यान केंद्रित करने के कारण दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल लोगों की निस्वार्थ सेवा करने के अपने कर्तव्य को समझने में विफल रहे। केजरीवाल पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उम्मीदवार का चरित्र साफ होना चाहिए और उसे त्याग के गुण पता होने चाहिए। ये गुण प्रत्याशियों में लोगों का भरोसा जीतते हैं और उन्हें लगता है कि उम्मीदवार उनके लिए कुछ करेगा। पंजाब के सीएम बनने की कोशिश करेंगे केजरीवाल। पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता और वरिष्ठ कांग्रेस प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि दिल्ली में करारी हार के बाद अरविंद केजरीवाल अब पंजाब जाएंगे, जहां वे राज्य के मुख्यमंत्री बनने की कोशिश करेंगे। आपके प्रदेशाध्यक्ष अमन अरोड़ा की ओर से कुछ दिन पहले दिए गए बयान का जिक्र करना जरूरी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि पंजाब का मुख्यमंत्री एक हिंदू भी हो सकता है और मुख्यमंत्री पद पर बैठने वाला व्यक्ति योग्य होना चाहिए और उसे हिंदू या सिख के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। दिल्ली में चुनाव जीतकर 5 बिहारी बने विधायक। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में 5 बिहारी जीतकर विधायक बने हैं। इनमें से एक तो चौथी बार एमएलए बने हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बिहार मूल के 5 प्रत्याशियों ने परचम लहराया है। इनमें भारतीय जनता पार्टी से 3 और आम आदमी पार्टी से 2 विधायक शामिल हैं। भाजपा से अभय वर्मा दरभंगा से हैं, डॉक्टर पंकज कुमार से बक्सर से ताल्लुकात रखते हैं, चंदन कुमार चौधरी खगड़िया से ताल्लुकात रखते हैं, वहीं आपसे अनिल झा मधुबनी से हैं और संजीव झा भी मधुबनी से ही हैं। बुराड़ी से संजीव झा चौथी बार विधायक चुने गए हैं। हालांकि आपके विनय मिश्रा द्वारका सीट से हार गए। वे दिग्गज नेता महाबली मिश्र के बेटे हैं। कौन बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री? दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने को लेकर इन नामों की चर्चा सियासी गलियारों में काफी तेज हो चली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के दावेदार प्रवेश वर्मा है, सतीश उपाध्याय है, विजय ध्रुव गुप्ता है, रेखा गुप्ता है, आशीष सूद है। दिल्ली से 7 महीने बाद ही हो जाएगी बीजेपी की विदाई। उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार चंद्रभान पासवान ने जीत दर्ज की है। चंद्रभान पासवान ने सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद को 60,000 से अधिक वोटों से शिकस्त दी है। वहीं मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी की जीत पर और सपा की हार पर समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने मिल्कीपुर उपचुनाव में हुई सपा की हार पर कहा, समाजवादी पार्टी को पहले से अंदाजा था,
जिस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा था और चुनाव आयोग जीरो हो गया था, हम लोग तो पहले से ही जानते थे, इसलिए संसद में चुनाव आयोग का कफन डाल दिया था। इसके साथ ही रामगोपाल यादव ने दिल्ली चुनाव के रिजल्ट पर कहा 27 साल बाद बीजेपी आई है और 7 महीने बाद चली जाएगी। ज्यादा खुश ना हो, सारी ताकत लगा दी। प्रधानमंत्री रोज मीटिंग करते रहे। एलजी ने अपने पद की गरिमा को ताक पर रखकर हर तरीके का सत्ता का दुरुपयोग किया। उन्होंने कहा कि आप हारती नहीं, कांग्रेस ने बीजेपी को जिता दिया है, कांग्रेस आपको हराने में लगी थी। कौन है वो शख्स जिसने 27 साल बाद बीजेपी की कड़ाई दिल्ली में वापसी? दिल्ली चुनाव 2025 में बीजेपी की जबरदस्त जीत की चारों तरफ चर्चाएं हो रही हैं। आम आदमी पार्टी अब दिल्ली की सत्ता से दूर ही नहीं, काफी दूर चली गई। बीजेपी की इस जीत में वैसे तो कई लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। खुद पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की भूमिका अहम रही है। लेकिन इस जीत के बाद अब उस नेता की चर्चा फिर से चारों तरफ होने लगी है जिसने आपकी जड़ें हिलाई है। जड़ हिलाई नहीं है बल्कि जड़ को उखाड़ दिया है। दिल्ली में बीजेपी की जीत का असली आर्किटेक्टर कौन है? दिल्ली में अब बीजेपी युग की शुरुआत हो चुकी है। उस शख्स ने जो देश में 24 साल से जमे एक मुख्यमंत्री को जड़ से उखाड़ फेंका था, अब उसी शख्स के नेतृत्व में दिल्ली में 10 से 11 साल से जमकर बनी आम आदमी पार्टी को भी उन्होंने उखाड़ फेंका है। दरअसल ओडिशा के केंद्रपाड़ा सीट से लोकसभा के सांसद बैजयंत पांडा को हाल ही में दिल्ली बीजेपी का प्रभारी नियुक्त किया गया था। हाल ही में बैजयंत पांडा की कुशल रणनीति की वजह से ही ओडिशा में 24 साल से जमी जमाई नवीन पटनायक की सरकार का अंत हो गया था। वो 5 सीटें जो अभी भी आम आदमी पार्टी की है गढ़, पूर्वांचली की भारी तादाद वाली बुराड़ी विधानसभा सीट, मुस्लिम बाहुल्य ओखला विधानसभा सीट, सीमापुरी सीट जहां मुस्लिमों की तादाद अच्छी खासी है, मटिया महल भी दिल्ली की एक ऐसी सीट है जहां आम आदमी पार्टी परचम लहराती रही है। सबसे ज्यादा मार्जिन वाली सीटों में सुल्तानपुर माजरा भी है जहां आज भी आपका झंडा बुलंद है। पूरी तरह से चुनाव हारे, सिविल सर्विस की तैयारी कराने वाले युवाओं को पढ़ाने वाले अवध ओझा सर राजनीति में फेल हो गए हैं। अवध ओझा ने आम आदमी पार्टी के टिकट पर पड़पड़गंज विधानसभा सीट से राजनीति में एंट्री ली थी। वे मैदान हार चुके हैं। उन्होंने अपनी हार के बाद कहा, मैं जनता का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे समर्थन दिया। यह वाक्य सिर्फ औपचारिक धन्यवाद नहीं बल्कि लोकतंत्र के प्रति गहरे सम्मान का प्रतीक है। दिल्ली में आप फिर अगले बार कर सकती है वापसी अगर यह रणनीति पर काम करे तो। 2013 में जमने और 2025 में दिल्ली से आप पार्टी के उखड़ने के बाद अब अरविंद केजरीवाल और आप पार्टी के भविष्य पर चिंता का दौर जारी है। यह माना जा रहा है कि अब पंजाब से भी आप पार्टी आने वाले चुनाव में उखड़ सकती है और यहाँ तक की खबरें अब आने लगी है कि केजरीवाल पंजाब का सीएम बनने की उपाय निकालेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो अरविंद केजरीवाल की साख तो खराब हो ही चुकी है। राजनीति के इतिहास में केजरीवाल का नाम काफी असम्मानीय तरीके से दर्ज हो जाएगा। वहीं हम बात करें दिल्ली में आप पार्टी के भविष्य की तो आतिशी ही एकमात्र चेहरा है जो दिल्ली में जीत गई है। बड़े नेताओं में वह भी रमेश बिधूरी को हराकर जिसने कभी हार का स्वाद नहीं चखा था। ऐसे में आतिशी ही वह चिराग बन सकती है जो आप पार्टी को फिर से खड़ा कर सकती है और राजनीति में फिर से दोबारा से दिल्ली की सत्ता में लाने में अहम भूमिका निभा सकती है। कुर्मी समाज फिर आर पार के मोड में। कुर्मी को एसटी का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर 20 सितंबर से फिर से रेल टेका आंदोलन शुरू होगा। इसके तहत झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में 100 स्टेशनों पर रेलवे का परिचालन ठप कराया जाएगा। ये निर्णय पश्चिम बंगाल के मुरगुमा में आयोजित आदिवासी कुर्मी समाज की बैठक में लिया गया। महासम्मेलन को संबोधित करते हुए समाज के मुख्य संरक्षक अजीत प्रसाद महतो ने कहा कि कुर्मी को एसटी का दर्जा दिलाने के लिए सभी संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन किया, लेकिन अब भी हमारी मांगों को लेकर कोई गंभीर नहीं है। ऐसे में 20 सितंबर को एक बड़ा आंदोलन शुरू होगा। ऐसा आंदोलन जिससे दिल्ली व राज्य में बैठे बड़े नेताओं को भी पता चलेगा कि झारखंड, बंगाल व ओडिशा के कुर्मी आखिर चाहते क्या हैं। यूसीसी और सीए को लेकर हेमंत सोरेन ने लिया बड़ा फैसला। नागरिकता संशोधन अधिनियम, समान नागरिकता संहिता और राष्ट्रीय नागरिक पंजी को झारखंड में पूरी तरह से खारिज किया जाना चाहिए। पार्टी ने राज्य में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के सख्त क्रियान्वयन की भी मांग की है। राहुल गांधी के बयान पर बवाल।
कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ ओडिशा में एफआईआर दर्ज की गई है। ओडिशा के झारसुगुड़ा पुलिस थाने में राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 और 157 एक डी के तहत मामला दर्ज किया गया है। राहुल गांधी पर कथित तौर पर जानबूझकर राष्ट्र विरोधी बयान देने का आरोप लगाया गया है। यह भी कहा गया है कि इससे हर भारतीय नागरिक आहत हुआ है। राहुल गांधी ने 15 जनवरी को दिल्ली के कोटला रोड पर कांग्रेस पार्टी के नए मुख्यालय के उद्घाटन के दौरान भाषण दिया था। इस दौरान सांसद राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस की विचारधारा की तरह हमारी विचारधारा भी हजारों साल पुरानी है और यह हजारों सालों से आरएसएस की विचारधारा से लड़ रही है। यह मत सोचिए कि हम निष्पक्ष लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें कोई निष्पक्षता नहीं है। अगर आपको लगता है कि भाजपा या आरएसएस नामक राजनीतिक संगठन से लड़ रहे हैं तो आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या हो रहा है। भाजपा और आरएसएस ने हमारे देश की हर संस्था पर कब्जा कर लिया है। अब हम भाजपा, आरएसएस और भारतीय राज्य से ही लड़ रहे हैं।